नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, थॉमसन के मॉडल से परमाणु के उदासीन होने की व्याख्या हो गई, किंतु दूसरे वैज्ञानिकों द्वारा किए गए प्रयोगों के परिणामों के आधार पर इस मॉडल को समझाया नहीं जा सका, जिसके लिए आगे दूसरे नए परमाणु मॉडल की आवश्यकता पड़ी और ये काम किया वैज्ञानिक ई रदरफोर्ड ने, जिनका समय 1871 से 1937 के बीच का रहा है। इनका जन्म 30 अगस्त 1871 में स्प्रिंग गांव में हुआ था। इनको नाभिकीय भौतिकी का जनक कहा जाता है। रेडियोधर्मिता पर अपने योगदान और सोने की पन्नी द्वारा परमाणु के नाभिक की खोज के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हुए और 1908 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ये जानने के इच्छुक थे कि इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर कैसे व्यवस्थित हैं। उन्होंने एक प्रयोग किया। इस प्रयोग में तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया। आइए देखते हैं कि इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। ये रदरफोर्ड का है परमाणु मॉडल। उन्होंने सोने की पतली पन्नी ली और उस पर अल्फा किरणों की बमबारी की। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पतली जो पन्नियाँ हैं ये सोने की पतली पन्नी हैं, ये जो गोले दिख रहे हैं आपको, और ये सामने जो तीर दिख रही है ये अल्फा कण है, जिसकी रदरफोर्ड ने इन सोने की पत्तियों पर अल्फा कणों की बमबारी की। इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी। प्रश्न ये उठता है कि रदरफोर्ड ने सोने की पन्नी को ही क्यों चुना? तो उसका जवाब है, इन्होंने सोने की पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वे बहुत पतली परत चाहते थे। सोने की यह पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। ये चाहते थे कि उन्हें कोई पतली परत मिले और इसीलिए उन्होंने सोने की इस पन्नी को चुना जो 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कण द्विआवेशित हीलियम कण होते हैं, अतः ये धनावेशित होते हैं। चूँकि इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसीलिए तीव्र गति से चल रहे इन अल्फा कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है। उन्होंने अल्फा कणों को क्यों चुना? अल्फा कणों को इसलिए चुना कि ये धनावेशित हीलियम कण होते हैं, इनका द्रव्यमान 4u होता है, इसीलिए ये तीव्र गति से चल रहे जो अल्फा कण होते हैं उनमें पर्याप्त ऊर्जा होती है। पर्याप्त ऊर्जा के कारण उन्होंने अल्फा कणों को चुना। उनका अनुमान था, यानी रदरफोर्ड का अनुमान था कि अल्फा कण सोने के परमाणुओं में विद्यमान अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे। किसके द्वारा विक्षेपित होंगे? अपरमाणु कणों के द्वारा विक्षेपित होंगे। चूँकि अल्फा कण जो थे वो प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए उन्होंने इनके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी। सोने की पतली पन्नी इसलिए चुनी क्योंकि वो पतली परत चाहते थे और सोने की पन्नी 1000 परमाणुओं के बराबर मोटी थी। अल्फा कणों को इसलिए चुना
क्योंकि इनके जो द्रव्यमान होते हैं, इनके द्रव्यमान के कारण ये तीव्र गति से चलते हैं और इनके कणों में पर्याप्त ऊर्जा होती है, इसीलिए अल्फा कणों का चुनाव किया गया। अल्फा कण सोने के परमाणु में विद्यमान और अपरमाणु कणों द्वारा विक्षेपित होंगे, ऐसा अनुमान था रदरफोर्ड का। चूँकि अल्फा कण जो हैं वो प्रोटॉन से बहुत अधिक भारी थे, इसीलिए उन्होंने इसके अधिक विक्षेपण की आशा नहीं की थी कि प्रोटॉन विक्षेपित होगा। लेकिन अल्फा कण प्रकीर्णन की प्रयोग ने आशा के बिल्कुल विपरीत परिणाम दिया। आइए देखते हैं क्या परिणाम दिया। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए और कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण पर विस्थापित हुए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अल्फा कण, ये जो अल्फा कण है यहाँ से देखिए ये पीछे लौट आए हैं और कुछ विक्षेपित हो रहे हैं, उन्होंने अपना रास्ता चेंज कर दिया है। तो प्रयोग के बाद परिणाम क्या मिले? तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ये देख रहे हैं आप, सीधा निकल रहा है। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। ये देख रहे हैं, ये अल्फा कण विक्षेपित हुआ है। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों से एक कण वापस आ गया, यानी जो सोने की पतली के 12,000 कण थे वो वापस आ गए और कुछ विक्षेपित हुए। तो इस तरह से जो परिणाम की उम्मीद थी रदरफोर्ड को, उस परिणाम के बिल्कुल विपरीत परिणाम मिले और तेज गति से चल रहे अधिकतर अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण से विक्षेपित हुए। आश्चर्यजनक रूप से प्रत्येक 12,000 कणों में एक कण वापस आ गया। रदरफोर्ड के अनुसार यह परिणाम उसी प्रकार अविश्वसनीय था जैसे अगर आप एक 15 इंच के तोप के गोले को टिश्यू के पेपर के टुकड़े पर मारते हैं और वो लौटकर आपको चोट पहुंचाता है। इस प्रयोग के निष्कर्ष को समझने के लिए खुले मैदान में एक क्रियाकलाप करते हैं। मान लें कि एक बच्चा अपनी आंख बंद किए हुए एक दीवार के सामने खड़ा है। उसे दीवार पर कुछ दूरी से पत्थर फेंकने को कहें। प्रत्येक पत्थर के दीवार से टकराने के साथ ही वह एक आवाज़ सुनेगा। अगर वह इसे 10 बार दोहराएगा तो वो 10 बार आवाज़ सुनेगा। लेकिन जब आंख बंद किया हुआ बच्चा तार से घिरी हुई चार दीवारी पर पत्थर फेंकेगा तो अधिकतर जो पत्थर हैं उस घेरे पर से टकराएंगे नहीं और कोई आवाज़ सुनाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि घेरे के बीच में बहुत सारे खाली स्थान हैं जिनके बीच से पत्थर निकल जाता है। इस तर्क के अनुसार अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने निम्नलिखित परिणाम निकाले। पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है। रदरफोर्ड ने कहा, जो निष्कर्ष परिणाम निकाले उसके आधार पर उन्होंने कहा, पहला, परमाणु के भीतर का अधिकतर भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। पहला उन्होंने क्या कहा, परमाणु के भीतर का अधिकतम भाग खाली है क्योंकि अधिकतर अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाते हैं। दूसरा, उन्होंने क्या परिणाम निकाला,
दूसरा उनका कहना था कि बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धन आवेशित भाग बहुत कम है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम है। तीसरा उन्होंने तीसरी एक बात कही, उसके अनुसार बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। बहुत कम अल्फा कण 180 डिग्री पर विक्षेपित हुए थे, जिससे यह संकेत मिलता है कि सोने के परमाणु का पूर्ण धनावेशित भाग और द्रव्यमान परमाणु के भीतर बहुत कम आयतन में सीमित है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10⁵ गुना छोटी है। अपने प्रयोगों के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिकीय मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके निम्नलिखित लक्षण थे। पहला, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। पहला क्या कहा रदरफोर्ड ने? परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल मुख्य 3 बातें। पहली, परमाणु का केंद्र धन आवेशित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। और तीसरा, नाभिक का आकार परमाणु की आकार की तुलना में काफ़ी कम होता है। रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल दोनों काफ़ी हद तक स्वीकार किया गया, लेकिन रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कुछ कमियां रहीं, जिन्हें हम देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने कहा, वर्तुलाकार मार्ग में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन का अस्थायी हो पाना संभावित नहीं है। कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा तो जाहिर सी बात है वो त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण करेगा। इस प्रकार स्थायी कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकृत करेगा और एक समय ऐसा आएगा जब वो नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो परमाणु अस्थिर होता, जबकि हम जानते हैं कि परमाणु स्थायी होते हैं। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की ये कमी रही कि वो इस बात को नहीं समझा सके
कि वर्तुलाकार मार्ग में जो चक्रण करता हुआ इलेक्ट्रॉन है वो अस्थायी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कोई भी आवेशित कण जब गोलाकार कक्ष में त्वरित गति करेगा तो त्वरण के दौरान वह आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण करेगा, और जब ऊर्जा का विकिरण करेगा तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु का जो अस्तित्व है वो खतरे में आ जाएगा। इस बात को इस परमाणु मॉडल से अच्छी तरह से समझा नहीं जा सका, क्योंकि ये मालूम हो चुका था कि परमाणु अस्थिर नहीं होते, बल्कि परमाणु क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। इस तरह से ये आज हमने देखा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जिसके लिए ई रदरफोर्ड को 1908 में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य बातें आप हमेशा ज़रूर याद रखें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके आसपास कोई दूसरा विद्यार्थी भी 9 क्लास या 10 क्लास या किसी भी 5 से लेकर 10 क्लास में पढ़ता है और उसे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आप उसे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कह सकते हैं। आज के लेसन में फ़िलहाल इतना ही, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।